गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 9.3 है ना, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे बेस्ड है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को हम जीपी भी कहते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सारा का सारा ना मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का सारा बेसिक्स बता दूंगा आपको। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस करेंगे ना, हमारे को आसानी होगी। सबसे पहले आपको बेसिक्स बताता हूँ सारा। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते किसको है, जैसे मैंने मान लिया कोई मुझे सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे मैंने ये सीक्वेंस ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट डॉट। मैंने मान लिया ये मुझे कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। अब किसी भी सीक्वेंस को मैं कब कहता हूँ कि ये सीक्वेंस जीपी में है? सबसे पहले तो आप सब गाइस मुझे ये बताओ, क्या ये सीक्वेंस आपको एपी में लग रहा है? क्या ये सीक्वेंस आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में लग रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की कंडीशन क्या होती थी? सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए था। डिफरेंस क्या? जैसे देखो, मेरी ये है 2,4 है, मैंने 2,4 लिया, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, 4 - 2 = 2 डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही 4,8 लिया मैंने, सारी की सारी टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए था। 8 - 4 किया मैंने, कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे ही अगले वाला ले लो, 8,16 ले लो, तो 16 - 8 = कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो, मैंने देखा सबका डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा। इसका 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। किसी भी सीक्वेंस को एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए होता था। अब सबका डिफरेंस सेम तो आ नहीं रहा, तो ये एपी तो है ही नहीं, हर हालत में एपी तो नहीं है ये। सही है। अब आते हैं हम जीपी पे। किसी भी सीक्वेंस को मैं कब कहता हूँ कि वो सीक्वेंस जीपी में है? जब सबकी रेशो सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या होता था, एपी में सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए था। जीपी में क्या होता है, सबकी रेशो सेम होनी चाहिए। जैसे देखो 2,4 ले लो, 2,4 की रेशो क्या आएगी? रेशो मतलब डिवाइड करना है बाद वाले को पहले वाले से। बाद वाला लिखा 4 अपॉन में पहले वाला लिखा 2, क्या आएगी रेशो इसकी? 4/2 = 2 आ गया। आंसर हमारा 2 आ गया। अब ऐसे ही ले लो सेकंड वाला, 4,8 ले लो। 4,8 लिया मैंने, तो बाद वाले को ऊपर रखना है, पहले वाले को नीचे रखना है। 8/4 कितना आ गया? 2 आ गया हमारा। फिर मैंने अगला ले लिया, 8,16 ले लिया। 8,16, अब इसकी रेशो निकाली, क्या आएगी? 16/8, तो कितना आ जाएगा कट के? ये भी 2 आ गया। अब मैंने देखा सबकी रेशो सेम आ रही है। सबकी रेशो जब सेम आती है तो वो क्या होता है? जीपी होती है। तो ये सीक्वेंस मेरा क्या निकला? दिस सीक्वेंस इज इन जीपी निकला। यहां पे क्या लिखेंगे? इफ ऑल द रेशियोज आर सेम, then the sequence is in GP। समझो, कहने का मतलब है जब सबकी सारी रेशो सेम आ रही है ना, तो वो जो सीक्वेंस होगा ना हमारा, वो सीक्वेंस जीपी होगी। जैसे देखो, अब मैं 16,32 लेता तो भी इसकी रेशो 2 आती। 32/16 करता ना जब, 32/16, तो इसकी भी रेशो 2 आती। ऐसे ही मैं 64/32 करता तो इसकी भी रेशो 2 आती। सबकी रेशो 2 ही आ रही है, तो सबकी रेशो सेम आ रही है, तो हेंस जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो जीपी है। ओके। अब जैसे गाइस याद करो, एपी में हम डिफरेंस को क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस कहते थे ना। जैसे देखो, ये जो था हमारा 4 - 2, 8 - 4, 16 - 8, इसको हम क्या कहते थे? डी तो कहते थे। डी मतलब कॉमन डिफरेंस कहते थे, कॉमन डिफरेंस। सही है। अब ऐसे ही इसमें रेशियोज को क्या कहेंगे? कॉमन रेशियोज कहेंगे। सेम सेम ही चलती हैं टर्म्स, कॉमन रेशो। एपी में हम कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे? स्मॉल डी से। सही है। कॉमन रेशो को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। अब इधर स्मॉल आर क्या है हमारा? 2 है ना, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आपको एक बात याद होगा, हम एपी में ना एक पढ़ते थे टर्म, जनरल टर्म। वही चीज जीपी में आ जाती है, जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ जीपी लिख लो यहाँ पे। अब एपी की जनरल टर्म होती थी, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता था? an = a + n - 1 इंटू में डी। जब हमारा एपी होता था, उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला था ये, जनरल टर्म। जनरल टर्म को हम क्या कहते थे? nth टर्म भी कहते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा? an = a + n - 1 इंटू में डी। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है जीपी। जीपी को, जनरल टर्म ऑफ जीपी को भी हम nth टर्म कह सकते हैं, एक ही बात है, nth टर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? an = a r की पावर n - 1।
ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल टर्म ऑफ जीपी का। अब इस जो हमारी जनरल टर्म आई है इसका हम यूज करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी जो हमारा सीक्वेंस, जो हमारा जीपी दी हुई है ना, अब ये सीक्वेंस जो है हमारा जीपी बन चुका है। जो हमारी ये जीपी दी हुई है इसकी हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी। जैसे देखो हमारा ए होता क्या है, ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है। आर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आर जो होता है हमारा कॉमन रेशियो होता है। एन क्या होता है, एन तो सबको पता है, जो हमारा एपी में एन होता था वही हमारा जीपी में एन होगा। एन क्या होता है, द नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे मान लो मुझे बोला होता कि इस जीपी की फोर्थ टर्म निकाल के दिखाओ, अगर मुझे बोला होता तो मैं क्या करता, एन की जगह यहाँ पे 4 डाल देता। ए4 क्या होती है मेरी फोर्थ टर्म ही तो होती है, तो क्या आ जाती, एन की जगह यहाँ पे भी 4 डाल दो, क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू ए आर 3 आ गया ना। अब ए और आर की वैल्यू भी डाल दो, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू है 2 तो 2 डाल दिया मैंने। आर की वैल्यू क्या है, आर देखो मेरा क्या चल रहा है 2, सब कॉमन रेशियो जो मेरी 2 चल रही है ना, तो 2 डाल देंगे यहाँ पे आर की जगह। उसकी पावर 3 है ना यहाँ पे 3, तो 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 इंटू में 2 16 मेरा आंसर। तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई 16, देखो असली में फोर्थ टर्म हमारी 16 ही तो थी। ऐसे ही मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ, आप चाहे A5 निकाल के देख लो, मतलब फिफ्थ टर्म निकाल लो। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, एन की जगह मैंने 5 डाल दिया तो A5 हमारा फिफ्थ टर्म होता है। अब यहाँ पे भी एन की जगह 5 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 5 - 1 इज इक्वल टू ए आर 4, कितना आ गया, ए की जगह 2 डाला, 2 इंटू में आर की जगह, आर की वैल्यू क्या हमारी 2 ही है, 2 की पावर कितना 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू में 2 32, ये मेरा आंसर। फिफ्थ टर्म मेरी कितनी आ गई 32, देखो फिफ्थ टर्म मेरी 32 ही है। ऐसे हम जो हमारी जनरल टर्म होती है ना, जनरल टर्म का बस ये यूज होती है कि हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं हमारी जीपी की। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं आपको जीपी को लिखना सिखाता हूँ। इतना तो अभी तक आपको सबको समझ आ गया होगा। अब जैसे देखो गाइस, मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ, जनरली ऐसे कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म जैसे मैं मान लेता हूँ लास्ट टर्म मेरी AN है, nth टर्म को मैंने लास्ट टर्म मान लिया। ओके, ये मेरा मान लो कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंस को गाइस याद करो, मैं एपी में कैसे लिख सकता हूँ, एपी में इस सीक्वेंस को कैसे लिख दूंगा, जो मेरी फर्स्ट टर्म होती थी, फर्स्ट टर्म मेरी ए ही होगी, फर्स्ट टर्म तो हमेशा मेरी ए ही रहती है ना। सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म मेरी ए प्लस डी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे होता है उससे एक कम डी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे A3 है ना, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A+2D। A4 है ना, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A+3D। अब ये सब आता कैसे है, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है ना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। देखो अब जैसे मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A2 इज इक्वल टू A प्लस एन की जगह 2 डाल दूंगा ना, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो D आ जाएगा। ये 2 - 1 तो 1 ही होता था, तो 1D को मैं D भी तो लिख सकता हूँ ना। तो A2 क्या आ गया, सेकंड टर्म मेरी A+D आई है ना, देखो सेकंड टर्म मेरी A+D आ रही है। ऐसी अगर मुझे A3 निकालना होता है, एन की जगह यहाँ पे 3 डाल दो, क्या आ जाएगा A+3 - 1 2D। ये चीज़ ऐसे निकलती है। तो AN क्या हो जाएगा लास्ट में मेरा AN हो जाएगा। AN का तो मुझे फॉर्मूला पता ही है, A+n - 1 इंटू में D। ओके, ये मेरा एपी में ऐसे लिखता था। अब मैंने आपको सिखाना है मैं जीपी कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो गैस, जो हमारी एपी आ रही है इसमें देखो सबका डिफरेंस ना डी चल रहा है। आप चाहे निकाल के देख लो, सबका जो डिफरेंस है वो डी चल रहा है। A+D में से मैं बाद वाली टर्म में से मैं पहले वाली टर्म माइनस करता हूँ ना हमेशा। A+D में से मैं अगर A माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, A से A कैंसिल हो गया, कॉमन मेरा जो डिफरेंस आया वो D आया। सही है। अब ऐसे ही मैं A+2D में से A+D माइनस करता हूँ। A+2D में से अगर मैं A+D माइनस करूँ तो मेरा क्या आएगा, आप खुद सोचो। A+2D माइनस किया मैंने, माइनस A हो जाएगा और ये माइनस D हो जाएगा। माइनस A से प्लस A कैंसिल, 2D में से D गया, D आ गया। तो देखो मेरा डिफरेंस सबका सेम चल रहा है। इसका डिफरेंस भी D आया था, इसका डिफरेंस भी D आया। ऐसे ही इसका निकालोगे तो भी मेरा D ही आएगा। ओके, अब ऐसे ही देखो जीपी में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो मेरी जीपी होती है उसको कैसे लिखूंगा। फर्स्ट टर्म तो हमेशा मेरी ए ही रहेगी, फर्स्ट टर्म तो हिलानी नहीं है बिल्कुल भी। अब जो मेरी सेकंड टर्म होगी, देखो मैंने सेकंड टर्म कैसे निकाली थी, मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया था ना। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया था एपी में, मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया था ना, A2 एन की जगह मैंने 2 डाल दिया था, तो A+D मेरा आंसर आ गया था सेकंड टर्म। ऐसी मैंने थर्ड टर्म कैसे निकाली थी, जनरल टर्म में मैंने 3 रख दिया था एन की जगह, तो मेरी थर्ड टर्म आ गई थी 3 - 1 2D हो गया था यहाँ पे। ऐसे ही मैं जीपी की सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालता हूँ। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी जीपी में, देखो सेकंड टर्म देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करो, A2 इज इक्वल्स टू AR 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो
ए आर आ जाएगा मेरी सेकंड टर्म। ऐसी मेरी थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी ए आर स्क्वायर। आप करके देख लो चाहे, यहाँ पे देखो ए3 डालो, ए3 मेरी थर्ड टर्म हुई, आर की जगह सॉरी एन की जगह मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, जब 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो ए आर स्क्वायर ये चीज़ मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसी मेरी जो ए4 आएगी फोर्थ टर्म आएगी, ए आर क्यूब आएगा, जो यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे होगा हमेशा। ओके, अब मेरी सेकंड टर्म क्या आई है, ए आर आई है। थर्ड टर्म क्या होएगी, थर्ड टर्म क्या होएगी, मैंने आपको बताया एक कम आर होएगा हमेशा, मतलब ए आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ऐसी मेरी फोर्थ टर्म क्या आएगी, ए आर क्यूब हो जाएगा। ऐसी मेरी फिफ्थ टर्म क्या आएगी, ए आर की पावर ए आर 4 हो जाएगा यहाँ पे। देन सिक्स टर्म क्या आएगी, ए आर 5 हो जाएगा। बस एक कम आर लगा देना यहाँ पे, आर क्यूब आर स्क्वायर आर की पावर 1, सही है। देन डॉट 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 कर दो, चाहे एक और टर्म लिखनी है लिख भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन कॉमा, अब एनएस टर्म हमारी क्या होती है मैंने आपको सिखा दिया, ए आर की पावर n-1 मेरी एनएस टर्म होती है जीपी में, सही है। मैंने आपको बेसिकली ये क्यों सिखाया, इस चीज़ का बहुत यूज़ होगा इसमें बहुत ज़्यादा, तो आपको लिखनी जरूर आनी चाहिए। अब देखो जैसे इसमें देखो एपी में मेरा सबका डिफरेंस जो था डी आ रहा था ना, अब इसमें देखो सबकी रेशो आर आएगी। आप चाहे करके देख लो, डरते क्यों, करके देख लो ना। जैसे देखो मेरा ए आर सेकेंड वाली टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ, A2/A1 कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, ए आर अपॉन में ए, आर आ रही हमारी रेशो। ऐसी देखो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करो, A3/A2 कितना आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आर ही आ रहा है। ऐसी फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म कर लो, हमेशा सबका आर ही आएगा, आप देख लेना सबकी रेशो आर ही आएगी। ए आर क्यूब अपॉन में ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, आर बचा। ओके, सबकी जो रेशो आ रही है वो आ रही है, तो इससे तो मेरे को साफ साफ पता लगा ये मेरा जीपी आ गया। अब आपको इतना तो समझ आ गया कि जीपी को कैसे लिखते हैं, सही है। अब गाइस जैसे हमारा एपी में सम ऑफ एन टर्म्स होता था ना, ऐसे ही हमारा जीपी में होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी भी लिख दो यहाँ पे। जो हमारी एपी एंड जीपी है ना, उनकी टर्म्स ना हमेशा एक जैसी चलती हैं। जैसे देखो हमारी एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। हमारी एपी में क्या होता था, जनरल टर्म होती थी, इसमें भी हमारी जनरल टर्म होती है। हमारी एपी में क्या होता था, सम ऑफ एन टर्म्स होती थी, इसमें भी हमारी सम ऑफ एन टर्म्स है। सेम सेम ही तो चल रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो इसमें सम ऑफ, मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं आपको सम ऑफ एन टर्म्स का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूँ, या मैं छोटी सी डेरिवेशन है वो भी करा दूँ। चलो 1-1.5 मिनट की डेरिवेशन भी कराई देता हूँ। जैसे देखो मैं सम ऑफ एन टर्म्स क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरी जीपी है, जीपी को जो मैं जनरली ना ऐसे ही लिखूंगा, इस चीज़ को याद रख लेना, ये मेरी जीपी है। जीपी को जब भी मुझे लिखना होगा मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगा। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरी जीपी है तो इन सारी टर्म्स का मैं सम कर दूंगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, जितनी मर्जी लिखते रहो। देन प्लस डॉट 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 प्लस एंड में ही आ जाएगा ए आर की पावर n-1। ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स मैंने इन सारी टर्म्स का सम कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। अब देखो अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों साइड आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर मैं आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ये मैं आपको बस छोटी सी डेरिवेशन बता रहा हूँ, 1-1.5 मिनट की है बस। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर, तो क्या आ जाएगा देखो, आर इंटू में ऐसा हो जाएगा ये इज इक्वल टू, अब इसमें देखो इस सारी टर्म में मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, ए इंटू में आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, प्लस ए आर इंटू में आर करेंगे तो ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ए आर क्यूब हो जाएगा। जब ए आर स्क्वायर में मैं आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर क्यूब हो जाएगा। देन ये ए आर की पावर 4 हो जाएगा, देन प्लस ए आर की पावर 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। देन प्लस डॉट 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 प्लस, अब लास्ट में क्या होगा देखो, अब ये ए आर की पावर n-1 है, ए आर की पावर n-1 है, इसमें मुझे आर का मल्टीप्लाई करना है। आर का मैं एक तरह से आर की पावर 1 भी तो लिख सकता हूँ ना। अब देखो इज इक्वल टू में आंसर क्या आएगा देखो, बेसिस सेम है, दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगी इनकी, तो आंसर क्या आएगा, आर की पावर n-1 प्लस 1, बेसिस हमारे सेम है, पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, n-1 प्लस 1 कर दिया, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर की पावर n बचेगा, आर की पावर n बचेगा,
और ए तो आएगा ही आएगा, तो ए आर की पावर एन आ जाएगा यहाँ पे। सही है, ए आर की पावर एन। अब देखो मेरे को निकालना है एस एन का फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। मैंने सोचा अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं या इसमें से ये माइनस कर दूं, तो मैं करता हूँ, देखते हैं कुछ आएगा। तो मैंने कहा आर एस एन में से, चाहे आप इसमें से ये माइनस कर दो चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर सेम ही रहेगा हमेशा। मैं इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, आर एस एन माइनस एस एन इज इक्वल्स टू, बस मैं आपको छोटी सी डेरिवेशन बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मुलाज कर लेना। कई बच्चे कहते हैं सर आप इसकी डेरिवेशन भी करा दिया करो, तो मैं करा रहा हूँ, बस छोटी सी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स में आर इंटू में एस एन में से मैं माइनस कर रहा हूँ एस एन, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। देखो इस चीज में से मुझे ये चीज माइनस करनी है। अब देखो मैंने इस चीज को ध्यान से देखा, इस चीज को ध्यान से देखा और फिर इस चीज को ध्यान से देखा। मैंने देखा ए आर स्क्वायर, मैंने देखा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर। मैंने देखा ये वाली चीजें, ये वाली जो सारी टर्म्स हैं वो इसमें भी आ रही हैं, सिवाय एक ए के। देखो ए नहीं आ रहा ना, यहाँ पे ए नहीं है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा, ये वाली चीज में से ये वाली जो सारी चीज है इसमें से ये चीज माइनस करूंगा, तो ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कट जाएगा, ए आर फोर से ए आर फोर कट जाएगा, ऐसे सब कुछ कट जाएगा। जैसे देखो इससे ये गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर गया, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब गया, ए आर की पावर फोर से ए आर की पावर फोर गया, ऐसे ए आर की पावर फाइव, यहाँ पे भी ए आर की पावर फाइव होगा। सही है ना, ए आर की पावर फोर के बाद ए आर की पावर फाइव ही आएगा। फिर मैंने देखा ये ए आर की पावर एन माइनस वन है, ऐसे सारी टर्म्स कट जाएंगी। देखो यहाँ पे जो जितनी भी टर्म्स होगी ना वो सारी कट जाएंगी। मैंने देखा लास्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन है, मैंने देखा यहाँ पे ए आर की पावर एन माइनस तो है नहीं, पर मैंने देखा असली में तो है ना, यहाँ पे ए आर की पावर एन से पहले क्या आएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन ही तो आएगा। सही है, तो ए आर की पावर एन से पहले जस्ट पहले मैंने ए आर की पावर एन माइनस वन लिख दिया और इससे ये भी काट दिया। अब मेरा आंसर क्या है, देखो मेरा सब कुछ कट गया। मैंने इसमें से ये माइनस किया था ना, तो मेरा बचा क्या, देखो एक ये चीज बच रही है और ये चीज बच रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए आर की पावर एन माइनस ए, क्योंकि मैं इसमें से ये चीज माइनस कर रहा हूं, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे क्या बचा था, ए बचा था, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अब देखो मैं इन दोनों टर्म्स में देखो मैं एस एन कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इधर बचेगा आर माइनस वन इज इक्वल टू कितना, इधर मैं अगर दोनों टर्म्स में ए कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, आर एन माइनस वन, मतलब आर की पावर एन माइनस वन। तो मेरा एस एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो सम ऑफ एन टर्म्स का मेरा फॉर्मूला आ जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का यही मेरा फॉर्मूला होता है। अब गाइस जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें सम का एक और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। देखो एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। असल में क्या है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ना दोनों सेम ही है। कैसे सेम है मैं आपको बताता हूँ, एक ही चीज है ये। देखो अगर मैं इस वाली, ये देखो इसमें से और इसमें से, देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, देखो ए तो बाहर मैं ऐसे कैसे ही रख रहा हूँ, पर इन दोनों में से ना मैं सोच रहा हूँ माइनस कॉमन ले लूँ। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया तो मेरा बाहर माइनस आ गया, तो आर की पावर एन है, ये आर की पावर एन माइनस का हो जाएगा, माइनस का आर की पावर एन, और ये प्लस का वन हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया जब भी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ना किसी भी टर्म में से, तो उसके बाद साइन पलट जाते हैं। ये आर की पावर एन प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, बस उसके साइन पलट जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं समझ लो इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो इन दोनों के भी साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का आर हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो देखो मेरी ये चीज और ये चीज सेम नहीं है। इस चीज को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वन माइनस आर की पावर एन, प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, अपॉन में वन माइनस आर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम नहीं है। अब मैंने इसी चीज से ये वाला फॉर्मूला बनाया। गाइस मैंने अपने टाइम पे ना जब मैं खुद पढ़ता था तो मैंने इस चीज पे बहुत रिसर्च करी थी, क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं ना वो इस वाले फॉर्मूले से अलग कराते हैं और इस वाले फॉर्मूले से अलग कराते हैं। पर जब भी हमारे कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा सम का कोई भी क्वेश्चन हो ना, जीपी का कोई भी सम का क्वेश्चन हो, आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मैंने अपने टाइम पे इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, क्योंकि हमारे टीचर क्या कहते थे कि ये वाला फॉर्मूला अलग करो, ये वाला फॉर्मूला अलग करो। मतलब क्या, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करो, जब भी आपकी आर की वैल्यू वन से बड़ी है। हमारे टीचर कहते थे आर की वैल्यू जब हमारे आपकी वन से बड़ी है
तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। जब भी आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। पर असल में क्या है, चाहे आर की वैल्यू छोटी हो 1 से, चाहे आर की वैल्यू बड़ी हो 1 से, कुछ भी हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, हमेशा हमारा आंसर सेम ही रहेगा, कुछ मर्जी कर लो। 70 to 80% टीचर्स आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। क्या? क्योंकि देखो हमारा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है। देखो इसका यूज़ करके तो मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया, पर हमारे टीचर्स क्या कहते हैं, जब आर बड़ा हो 1 से तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, जब आर छोटा हो 1 से तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। अब हमें करना कैसे है सर, आप ये भी तो बताओ, हमें करना कैसे है? जैसे आपके टीचर्स कहते हैं, अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं कि जैसे मर्जी कर लो तो ठीक है, क्योंकि टीचर नंबर इन द एंड, एट द एंड हमें नंबर किसने देने हैं? आपके टीचर ने देने हैं। तो टीचर जैसे कहेगा वैसे कर लेना। 70 to 80% टीचर को ये बात पता नहीं होती कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है। तो जब भी आर जो है हमारा कॉमन रेशो 1 से बड़ी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, जब भी हमारी कॉमन रेशो आर जो है 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। सेफ साइड खेलेंगे ना हम, ताकि टीचर हमें मार्क्स दे। टीचर को जो चीज़ पता ही नहीं है, अगर वो चीज़ हम लिख के आ जाएंगे तो हमें मार्क्स नहीं देगी। असल में क्या होता है, आप जैसे कोई भी क्वेश्चन करोगे ना गाइस जिसमें आर छोटा आ रहा है 1 से, उसमें चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना, आंसर आपका फिर भी सेम आएगा। और अगर जैसे किसी क्वेश्चन में हमारा कॉमन रेशो बड़ी आ रही है 1 से, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। पर हमें टीचर्स के हिसाब से ही करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जब भी आर बड़ा हो 1 से तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, जब आर छोटा हो 1 से तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि एट द एंड हमें टीचर नहीं मार्क्स देने हैं। ओके, अब गाइस बेसिक्स का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कराने से पहले ना मैं गाइस आपको पहले अरिथमेटिक मीन याद कराता हूँ। अरिथमेटिक, उससे ना आपको रिलेशन अच्छा बनेगा। फिर अरिथमेटिक मीन, हमेशा जो गाइस हमारा अरिथमेटिक मीन होता है वो मैंने आपको बताया था एपी में बनता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन एपी में होता है और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जीपी में होता है। ओके, अब सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन आपको याद कराता। जैसे मुझे गाइस मान लो कोई एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कोई एपी दी हुई है। मैंने आपको क्या बताया था, एपी में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, कोई भी 3। जैसे मैंने ये पहली 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले ली 2, 4, 6, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, वो होता था हमारा अरिथमेटिक मीन। 2 पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का सम कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 + 2 8, 8 बाय 2 कितना हो जाएगा, 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये होता था हमारा अरिथमेटिक मीन। जो ये अरिथमेटिक मीन होता है ना, वही ये बीच वाली वैल्यू होती है। जो बीच में जो वैल्यू होती है ना, 2 और 6 के बीच में जो वैल्यू होती है, वो हमेशा हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो एपी में, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, हमेशा उसकी जो बीच वाली वैल्यू होगी ना, वो हमेशा अरिथमेटिक मीन होगा एपी में। अब ऐसे ही जीपी में आ जाओ। जीपी में क्या होता है, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो जो आपका मन करे। मैं पहले 3 ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को आसान लगती है और कुछ नहीं है। पहले 3 मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले ली, मैंने ले लिया 2, 4, 8, सही है। अब पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का ना मल्टीप्लाई करो। जीपी में होता है मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 × 8 और इसका रूट कर दो बस। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 8 × 2 16, 16 अंडर रूट कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। तो 4 इज इक्वल टू हमारा जीएम आ गया। तो देखो बीच वाली वैल्यू हमारी 4 थी ना। तो ऐसे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। हमेशा जीपी में क्या होता है, कोई भी जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं ना, जैसे मैंने ये 3 ले ली, जो बीच वाली वैल्यू होती है हमेशा वो ज्योमेट्रिक मीन होती है। एपी में क्या होता था, जो हमारी बीच वाली वैल्यू होती थी वो अरिथमेटिक मीन होता था। बस अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में इतना ही फर्क है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इन ज्योमेट्रिक मीन में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अंडर रूट कर देते हैं। और अरिथमेटिक मीन में क्या करते थे हम, पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को ऐड करते थे और डिवाइड बाय 2 कर देते थे। इतना ही फर्क है, बस इस चीज को याद रख लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जीपी में वो ले लो, पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट कर दो, तो हमेशा जो बीच वाली टर्म आएगी ना वो जीएम आएगा हमारा। जैसे मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया होता, कहते 8, डैश, 32, कह रहे हैं ये जीपी में है, ठीक है, कह रहे हैं ये जीपी में, और फिर हमें कह रहे हैं कि जो बीच में जो डैश है ना, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, मेरे को दिख गया कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो बीच वाली वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ ज्योमेट्रिक, क्योंकि जो बीच वाली होती है ना, बीच वाली वैल्यू जो होती है वो मेरे को पता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होती है। 2 टर्म्स के बीच वाली वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दूंगा क्योंकि ये जीपी में। अगर मुझे कहते हैं ये एपी में, तो मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकाल देता, तो मेरी बीच वाली वैल्यू अरिथमेटिक मीन होती। बस जीपी और एपी का ध्यान रखना होता है हमें। अब मुझे दिया हुआ ये जीपी में है,
तो मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे होगा, 8 पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू में 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू में 32 होता है 256। अब 256 का मैंने क्या करना है, मैंने क्या आपको क्या बताया, अंडर रूट कर दो बस। जो आंसर आएगा ना हमारा, मतलब इसको भी अंडर रूट करके चलो, 8 पहले वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो और उसको अंडर रूट कर दो बस। ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 256 किसका रूट होता है, ये होता है हमारा 16 का। तो जीएम क्या है हमारा 16। तो मैंने आपको बताया था ना, जो हमारी बीच वाली वैल्यू होती है वो जीएम होती है। तो 16 है, देखो असली में हमारा क्या था, 16 ही था। देखो 8 और 32 के बीच में 16 ही है ना, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं हमेशा। तो ये बस हमारा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जैसे मुझे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है जीपी में, ये मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, बस ये याद रख लेना। ये हमारे को जीपी में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जीपी में। तो बीच वाली जो वैल्यू होगी हमेशा, मैंने आपको बताया, बीच वाली वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स इंटू में जेड का अंडर रूट। ओके, ये हमारा बस फॉर्मूला, ये याद रख लेना, काम आएगा आगे जाके बहुत ज्यादा। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू में जेड। ओके, तो बस हमारा बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। बिल्कुल इसे अच्छे से कर लेना, फिर आपको एक्सरसाइज करने में खुद देखना कितना मजा आएगा।